So in today lecture we are going to discuss about electric field. एक बार को वो देख लेते हैं जो आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है अभी तक। आपको याद होगा कूलम्स लॉ आपको पढ़ाया गया था. फॉर एग्जांपल वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 and they are separated by a distance r. Then the force of interaction between them was given by the law 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते थे तो आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आर भी लेना पड़ता था. और जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट था वैक्यूम के लिए एंड इट इज़ इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, ये आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है अभी तक. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो पहले ज़रा इन जनरल ये बात कर लेंगे व्हाट इज़ फील्ड. बेसिकली फील्ड किसको कहते हैं, हम फील्ड से क्या समझते हैं. फील्ड को अगर हम इन जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें तो फील्ड एक ऐसी जगह या एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पर आपका कंट्रोल होता है, जहाँ पर आपका इख्तियार होता है, उसी को तो फील्ड कहेंगे ना आप. या इन जनरल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप मैं देखूँ कि एक सन है, ठीक है, और ये इसका सोलर सिस्टम है, और भी होता है, प्लैनेट्स हैं आपके 8-9 के करीब, यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स है जो ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं. मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं. तो फील्ड, अब हमें पता है कि सन से जो रेडिएशन है वो हर प्लैनेट के पास जाता है, यानी कि इस पूरे सोलर सिस्टम में सन की जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे पास भी आती है, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, मार्स हैं, सब जगह इसकी रेडिएशन जाता है. तो इस पूरे रीजन में या इस पूरे सोलर सिस्टम में सन का रेडिएशन या सन का इफेक्ट पहुंचता है. उसी इफेक्ट को बेसिकली या उस रीजन ऑफ स्पेस को जहां तक किसी बॉडी का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता हो, आप उसको उसका फील्ड कहते हैं. ओके, तो इसी तरह से अगर आप एज्यूम करें कि आपके पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज व्हाटएवर, एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो इस सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में आपको पता है कि इसका इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा. जिस डिस्टेंस तक या अप टू विच स्पेस या अप टू विच पॉइंट यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज, दैट रीजन ऑफ स्पेस इज बेसिकली नोन एज द फील्ड ऑफ दिस चार्ज. अब ये तो हो गया फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी अगर आपने चार्ज यूज़ कर लिया. अगर आप मैग्नेट यूज़ करते तो वो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो जाती. अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फील्ड को, तो कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका ये अपनाया जाता है कि मान लीजिए यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि क्या पूरे इस रीजन ऑफ स्पेस में जो इसका फील्ड है वो सेम ही रहेगा क्या, या इसका जो फील्ड है वो यहाँ से यहाँ पहुँचने, मान लीजिए आप P से जो है आप यहाँ पर P' पर आ गए, या P' से जो है फिर आप P2 पे चले गए, तो क्या हर पॉइंट पे P1 पे, P' पे या P2 पे आपको हर पॉइंट पे क्या फील्ड इक्वल ही मिलेगा? उसके लिए कोई आपके पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना. तो उस फॉर्मूले के लिए आप कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप एक सैंपल चार्ज लेके जाएंगे, पॉजिटिव सैंपल चार्ज लेके जाएंगे आप, और मान लीजिए इस पॉइंट P1 की जो डिस्टेंस है वो आपके ओरिजिनल चार्ज प्लस Q से वो R है, सॉरी ऐसे ही हो गया, वो R है. तो आपको पता है P1 पे जो चार्ज Q0 लगा है उस पर फोर्स कितना लगाएगा ये कैपिटल चार्ज Q, उसके लिए कूलम्स लॉ है. कूलम्स लॉ जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह कैपिटल Q है और Q2 की जगह Q0 है, तो Q × Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. दिस इज द फोर्स ड्यू टू योर ओरिजिनल चार्ज Q, जिसकी वजह से आप फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट सैंपल चार्ज. ऑब्वियसली बात है, यहाँ से इसकी जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर कूलम आएगी, जो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और Q0 की जो यूनिट है वो चार्ज है ये, तो ये कूलम हो जाएगी, तो न्यूटन पर कूलम विल बी द यूनिट. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी.
तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स में से क्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे। ऊपर फोर्स आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये फोर्स आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्यू नॉट जो है वैनिश हो जाएगा यहाँ से। तो जो रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये तो कांस्टेंट हो गया 1/4πε0। ये Q आपका ओरिजिनल चार्ज था, जिस चार्ज की वजह से बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, और ये R वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आपको फील्ड चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P1 P' और P2 पे फील्ड कैसा होगा, क्योंकि P1 की जो डिस्टेंस है वो P' से कम है, तो P1 पे जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप P' को देखेंगे तो वो दूर है ना, Q से, जो आपका प्लस कैपिटल Q है, इससे दूर है वो बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका फील्ड भी जो है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट लाइक द फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन भी, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग R होगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन को याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्लस का चार्ज अगर आपके पास है तो उससे जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की तरफ होगी, और जो माइनस का चार्ज है उससे जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अंदर की तरफ होगी। यानी कि माइनस चार्ज की टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। एंड इफ़ यू सी द डिपेंडेंस ऑफ दिस E on R, if you want to plot it, so you will get a graph like this, okay। Inversely proportional है तो when you are going to increase the R, E is going to decrease. So and the next thing which we will discuss, those are known as the electric field line or electric line of force. Electric field lines, or you can say electric line of force। बोर्ड में सवाल आता है इन पे, इनकी प्रॉपर्टी से कभी कभी, तो ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा आप। पहली बात तो ये कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस एंड दे कैन बी कर्व्ड और ए स्ट्रेट पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज ला के रखते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या होना चाहिए? अगर ये चार्ज बहुत बड़ा है, इफ़ Q इज़ मच ग्रेटर देन Q0 है, तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से रिपेल हो जाएगा। अगर आप उसको इधर ले जाकर रखेंगे तो इधर रिपेल हो जाएगा, अगर आप Q0 को यहाँ रखें, और अगर आप Q0 को इधर रखें तो ये इसको इधर रिपेल कर देगा। तो बेसिकली यही पाथ जो है आपका, दिस द पाथ टेकन बाय द Q0 इज गिविंग यू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इसकी इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर ये स्ट्रेट हैं तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बेसिकली गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स भेजूंगा, वो एनिमेशन में है, तो आप ज़रा उनको डेस्कटॉप पे देखिएगा। एनिमेशन के साथ जब आपको दिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक नेगेटिव चार्ज है, अगर आप नेगेटिव चार्ज के पास में प्लस का चार्ज ला के रखेंगे तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ऐसे। तो वही मैं पहले बता रहा था आपको, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि आप कहीं भी रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को वो हमेशा अंदर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बेसिकली दीज आर द लाइन्स, दीज आर द ज्योमेट्रिकल, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह से है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी का ज़्यादा है तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्वांटिटी कम है तो आप उसको कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है। तो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, बाहर की तरफ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है ये अंदर की तरफ आएगी। अगर ऐसा हो कि आपके दोनों चार्जेस एक साथ रख दिए जाएं तब क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव को भी आपने रख दिया और हाथों हाथ आपने नेगेटिव को भी रख दिया, तब लाइंस कैसी होंगी
ये एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा और ये आपने एक नेगेटिव चार्ज रखा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आता है प्लॉट करने का। तो ज़ाहिर बात है पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव से अंदर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कर्व्ड हो जाएगी इस तरह से। अब ये तो उधर नहीं जा सकती हैं, तो ये बाहर ही निकल के आ जाएंगी और यहाँ कहीं इन्फिनिटी से लाइन आ जाएंगे इसके पास। ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वहाँ तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। जैसे इस लाइन पे अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन ये कर्व है, इस कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, तो इस कर्व पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। मान लीजिए आप पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो पॉइंट पी पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं पॉइंट पी डैश पे, तो चूंकि ये कर्व है, अगर स्ट्रेट होती तो अलोंग द लाइन होती, कोई मसला ही नहीं था उसमें। लेकिन जब ये कर्व होगा तो कर्व के उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। प्रॉपर्टीज़ से पहले मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज तो ले लिया है ना। अब आप देखें अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती। ठीक है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लाइन यहाँ से इस पे तो नहीं आ सकती जैसे पहले आ रही थी, तो लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी और इस पे जाने की बजाय इससे दूर होकर चली जाएगी, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है इसको। इस तरह से। अब चूंकि यहाँ पर उसका इफेक्ट नहीं है तो यहाँ से सीधे बाहर आ जाएंगी। इस तरह से ये होगा, यहाँ से लाइन इसके पास जाने की बजाय यहाँ इससे रिपेल हो जाएंगी। आप अपनी बुक में भी जाके देखिएगा एनसीईआरटी में, वहाँ पर भी आपको इसका मिल जाएगा। और यहाँ पर एक जगह एक नल पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर ना इसकी वजह से फील्ड होगा ना इसकी वजह से फील्ड होगा, या दोनों की वजह से फील्ड होगा भी तो इक्वल होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो वो किधर जाएगा, ये तो इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे जाएगा इसकी तरफ। एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो मैं आपको भेजूंगा, जो मैंने बताया आपको नोट्स भी मैं भेज दूंगा उसके पीपीटी में। पहली प्रॉपर्टी इनकी ये होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको गौर से सुननी होंगी। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, दिस आर द इमेजिनरी लाइंस। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इनकी वो ये है, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये टर्मिनेट होते हैं। ये हम अभी आपको बता चुके हैं इस तरह से। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी इसकी है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है, मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then the tangent on a point on any given point will represent the direction at that point। मान लीजिए आप यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो कर्व तो होगी नहीं, डायरेक्शन तो कोई एक ही होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है हमेशा। तो डायरेक्शन अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विच ईच अदर। कभी भी ये नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। उसकी वजह ये है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप किधर अज्यूम करोगे, तो एक तरीका तो ये है कि आप कहेंगे कि यहाँ टेंजेंट के अलोंग होगा, दूसरा तरीका ये है कि आप कहें कि इसके अलोंग होगा। अब पॉइंट एक ही है,
लेकिन डायरेक्शन दो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो तो हो नहीं सकती हैं। तो इसीलिए आप कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट with each other, then at the point of intersection there will be more than one direction of electric field, which is not possible. Okay, the next thing is, and which is very important to notice, that whenever the electric field lines are closer, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये चार्ज है आपका, एक पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी बाहर की तरफ, ठीक है, इनको और बढ़ा लीजिए चाहे तो, स्ट्रेट होती है और मुझसे बनने में गलती हो सकती है। अब आप एक पॉइंट ए लीजिए यहाँ पर और एक पॉइंट बी लीजिए यहाँ पर। पॉइंट ए में ये लाइनें हैं और पॉइंट बी में इतने ही रीजन में ये लाइन है, ए और बी दोनों का एरिया सेम है। तो पॉइंट ए से कितनी लाइन जा रही हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 लाइन पास हो रही हैं, और पॉइंट बी से कितनी लाइन पास हो रही हैं? सिर्फ 1 लाइन पास हो रही है। तो दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा? उसका जवाब ये है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए में ज़्यादा पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ए पर ज़्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। तो ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। यानी कि नंबर ऑफ लाइन, इफ़ यू से number of lines per unit area is basically proportional to the strength of electric field. Okay, the next property is, you can say property 5th, they always originate or terminate at right angles. क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होंगी। यहाँ पर हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या आपके पास एक दूसरा सिस्टम है जो नेगेटिवली चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो हर पॉइंट पे, चाहे अब यहाँ चूँकि नेगेटिव है तो इसकी तरफ आएंगे टुवर्ड्स इट, टर्मिनेट होंगी, तो हर पॉइंट पे जो एंगल बनाएंगी ये 90 डिग्री बनेगा। सॉरी, तो चाहे ये ओरिजिनेट हो रही हो या टर्मिनेट हो रही हो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बॉडी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ज़रा जल्दी से, आसान सा कोई। मान लीजिए ये एक चार्ज है +2 माइक्रो कूलम, और ये एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो you have to calculate the electric field at point P due to this charge। फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको? E = 1/4πε0 Q/r²। तो Q की वैल्यू है +2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हटाने के लिए आपको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस आपकी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 4 × 10⁻⁻2 मीटर। सबसे पहले आप इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। वी नो दैट E = 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶, और r² का मतलब हो गया 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? अब 9 × 2 = 18, ऊपर 18 हो गया, 10⁻⁹ + 6 - 3 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻2 सॉरी 4 का भी स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। 16 × 10⁻⁻4, 2 × 2 = 4, पावर 4 हो जाएंगे। ओके, सो E will be equal to 9, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 9/8 × 10⁻⁻4 ऊपर है
-4 नीचे है, ऊपर 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर कूलम। ओके, इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगी, अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।